नमस्ते मित्रों। पवित्र नगरी वाराणसी में गंगा के घाटों पर दिवाली की झगमगाती रोशनी फैली हुई थी। हवा में दियों की पवित्र सुगंध और उत्सव का उत्साह तैर रहा था। शहर के सबसे पौष इलाके में स्थित शर्मा हवेली किसी राजमहल की तरह सजी हुई थी। इस हवेली के वर्तमान मालिक कैलाश शर्मा ने शहर के सबसे बड़े व्यापारियों को आज रात की शानदार पार्टी में आमंत्रित किया था। हवेली का हर कोना सोने और चांदी की तरह चमक रहा था और नौकर चाकर मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। कैलाश शर्मा और उसकी पत्नी मीना शर्मा रेशमी कपड़ों और भारी आभूषणों से लदे हुए थे। उनका अहंकार उनके चेहरों से साफ झलक रहा था। मीना अपनी सहेलियों के सामने अपने महंगे हीरो के हार का दिखावा कर रही थी। उनके लिए यह दिवाली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं था, बल्कि अपनी अथाह संपत्ति और सामाजिक रुतबे का बेशर्म प्रदर्शन करने का एक सुनहरा अवसर था। हवेली के मुख्य हॉल में विदेशी फूलों की सजावट की गई थी और महंगे संगीतकार को महफिल में चार चांद लगाने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। लेकिन इस चकाचौंध और झूठ ठहकों से बहुत दूर इसी हवेली के पिछवाड़े में एक अंधेरी और सिलन भरी कोठरी थी। यह वही जगह थी जहां कभी हवेली के पुराने टूटे फूटे फर्नीचर और कबाड़ को फेंका जाता था। आज रात जब पूरी हवेली रोशनी से नहा रही थी, इस कोठरी में केवल एक टिमटिमाता हुआ मिट्टी का दिया जल रहा था। इस भयानक अंधेरे और ठिठुरती ठंड के बीच एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कंबल में लिपटा हुआ फर्श पर सिड़ुक कर बैठा था। यह कोई और नहीं, साथी नहीं, कोई और नहीं, बल्कि इस हवेली का असली वारिस रमाकांत शर्मा था। रमाकांत की आंखें गहरी और खोखली हो चुकी थी और उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों का दर्द और यातनाएं छिपी हुई थी। भूख के कारण उसका पेट पीठ से सट गया था और हड्डियां साफ दिखाई देती थी। नवंबर की ठंडी हवा कोठरी की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे उसका कमजोर शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने भरपेट खाना कब खाया था। बाहर से आ रही स्वादिष्ट पकवानों की महक उसकी भूख को और भी अधिक भड़का रही थी, लेकिन वह बेबस था। कभी वह भी इस हवेली का मालिक हुआ करता था। अपने छोटे भाई कैलाश से उसने बहुत प्यार किया था। जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी तो रमाकांत ने उसके इलाज के लिए अपना सारा हिस्सा और संपत्ति कैलाश के नाम कर दी थी। उसे लगा था कि उसका अपना भाई बुरे वक्त में उसका सहारा बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी इलाज के बावजूद नहीं बच सकी और जैसे ही वह गुजरी, कैलाश ने अपना असली और खौफनाक रंग दिखाना शुरू कर दिया। कैलाश और मीना ने मिलकर रमाकांत और उसके 10 साल की मासूम बेटी अनन्या को घर से बाहर निकालने की साजिश रची। उन्होंने अनन्या पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे आधी रात को धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया था। रमाकांत उस समय शहर से बाहर काम की तलाश में गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपनी बेटी को हर जगह पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब से रमाकांत एक जिंदा लाश बनकर इस कोठरी में अपनी सजा काट रहा है। अपनी बेटी को खोने के बाद रमाकांत ने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। कैलाश ने उसे हवेली में रहने की इजाज़त तो दी, लेकिन एक बड़े भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक गुलाम के रूप में। रमाकांत को दिन रात गंदे बर्तन धोने, फर्श साफ करने और जानवरों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। बदले में उसे सूखी रोटियां और अनगिनत गालियां मिलती थी। आज दिवाली के दिन भी उसे सुबह से ही लगातार काम पर लगाया गया था और थकान के कारण उसके हाथ पैर सून पड़ रहे थे। कोठरी के अंदर में बैठे हुए रमाकांत ने अपने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई कमीज की जेब से एक पुरानी मुड़ी तड़ी तस्वीर निकाली। यह तस्वीर उसकी प्यारी बेटी अनन्या की थी, जो 10 साल पहले खींची गई थी। तस्वीर में अनन्या एक छोटी सी गुड़िया की तरह मुस्कुरा रही थी। रमाकांत की धुंधली आंखों से आंसू छलक पड़े और तस्वीर पर गिर गए। उसने तस्वीर को चूमते हुए अपने सीने से लगा लिया। यही एकमात्र सहारा था जो उसे नरक जैसी जिंदगी में हर दिन सांस लेने की ताकत देता था। अचानक कोठरी के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और हवेली का मुख्य नौकर अंदर आया। उसने हिराकत भरी नजरों से रमाकांत को देखा और चिल्लाकर कहा कि मालकिन मीना उसे तुरंत रसोई घर में बुला रही है। मेहमानों के लिए महंगी क्रॉकरी निकालने का समय हो गया था और मीना किसी और पर भरोसा नहीं करती थी। रमाकांत ने गहरी सांस ली, अपनी बेटी की तस्वीर को वापस दिल के पास छुपाया और अपनी कांप कपाती हुई टांगों से सहारे धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश की। हवेली की विशाल रसोई में सैकड़ों तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे।
देसी घी, केसर और इलायची की सुगंध से पूरी रसोई महक रही थी। भूख से तड़प रहे रमाकांत के लिए यह जगह किसी यातना घर से कम नहीं थी। उसे देखते ही मीना शर्मा ने अपना मुंह चिढ़ाया और उसे जल्दी से काम करने का हुक्म दिया। मीना ने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसका व्यवहार बहुत ही रोखा और अपमानजनक था। उसने रमाकांत को महंगी चीनी मिट्टी के प्लेटों का एक भारी बंडल स्टोर रूम से लाने को कहा। रमाकांत ने बिना कोई शिकायत किए प्लेटों का बंडल उठाया। बुढ़ापे, कमजोरी और भयानक भूख के कारण उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। बंडल का वजन उसके कमजोर कंधों के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन मीना के डर से वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह रसोई के दरवाजे के पास पहुंचा, उसके पैर लड़खड़ाए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अगले ही पल एक जोरदार आवाज के साथ वह भारी बंडल फर्श पर गिर गया। प्लेटों के फर्श पर गिरते ही कांच और चीनी मिट्टी के टूटने की तेज आवाज पूरी रसोई में गूंज उठी। महंगी विदेशी प्लेटों चकनाचूर होकर चारों तरफ बिखर गई। रसोई में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। सारे नौकर अपने काम छोड़कर सहमी हुई नजरों से मीना की तरफ देखने लगे। रमाकांत वहीं फर्श पर गिर पड़ा था। उसके घुटनों से खून रिसने लगा था, क्योंकि टूटी हुई प्लेटों के कुछ टुकड़े उसके पैरों में चुभ गए थे। लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा उसे मीना के भयानक गुस्से का खौफ सता रहा था। मीना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई और वह एक खूंखार जानवर की तरह रमाकांत की तरफ झपटी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने भारी सैंडल से रमाकांत को कमजोर शरीर पर जोर से ठोकर मारी। अंधा हो गया है क्या बूढ़े? तुझे पता भी है कि यह प्लेटें कितनी महंगी थी? तेरी पूरी जिंदगी की कीमत भी इन प्लेटों के बराबर नहीं है। वह पागलों की तरह चीख रही थी। उसकी तेज आवाज सुनकर बाहर से कैलाश और उनका बिगड़ा हुआ बेटा राहुल भी रसोई की तरफ दौड़े चले। कैलाश ने जैसे ही टूटी हुई प्लेटों और फर्श पर पड़े अपने बड़े भाई को देखा, उसकी आंखों में कोई दया नहीं आई। राहुल ने आगे बढ़कर रमाकांत के बालों को जोर से पकड़ा और उसका सिर पीछे की तरफ खींच लिया। तूने हमारी दिवाली खराब करने की कसम खा रखी है क्या मनहूस? हर साल कोई ना कोई तमाशा जरूर करता है। राहुल ने अपने ताऊ को भद्दी गालियां देते हुए कहा। रमाकांत दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस चुपचाप आंसू बहा रहा था। रमाकांत ने अपने दोनों हाथ जोड़कर दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे माफ कर दो। कैलाश, मुझे चक्कर आ गया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इन प्लेटों के पैसे अपनी मजदूरी से चुका दूंगा। उसकी कांपती हुई आवाज में इतना दर्द था कि कोई भी पत्थर दिल इंसान पिघल जाता, लेकिन उन तीनों पर खून सवार था। मीना ने रमाकांत के जुड़े हुए हाथों पर एक और जोरदार लात मारी और उसे फर्श पर दूर तक धकेल दिया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इसे बाहर फेंक दो। दो हट्टे कट्टे नौकरों ने रमाकांत को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए रसोई से बाहर ले गए। मेहमान बाहर हॉल में शराब और कबाब का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हवेली के अंदर क्या जुल्म हो रहा है। नौकरों ने रमाकांत को वापस उसी अंधेरी और ठंडी कोठरी में ला जाकर जमीन पर फेंक दिया। उसके शरीर पर कई चोटें आई थी और घावों से खून बह रहा था। मीना पीछे से आई और उसने कोठरी के बाहर खड़े होकर एक और खौफनाक धमकी दी। आज दिवाली की रात तुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा है। अगर तूने किसी से खाना मांगने की कोशिश की तो कल सुबह तुझे इस हवेली से बाहर सड़क के कुत्तों के बीच फेंक दूंगी। मीना की आवाज किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसने कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चली गई। रमाकांत अब पूरी तरह से अकेला था। दर्द, भूख और अपमान ने उसकी आत्मा को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अंधेरे में फर्श पर पड़े हुए रमाकांत की सांसें भारी हो गई थी। उसके पैर का घाव गहरा था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपने फटे हुए कुर्ते का एक हिस्सा फाड़ा और उसे अपने पैर के घाव पर कसकर बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठंड अब और भी जानलेवा हो गई थी। भूख के कारण उसके पेट में भयानक मरोड़ उठ रही थी। वह बार बार अपने सूखी जीभ को अपने सूखे होठों पर फेर रहा था, लेकिन उसे पीने के लिए एक बूंद पानी तक मयसर नहीं था। उसने फिर से अपनी जेब टटोली और अनन्या की तस्वीर को बाहर निकाला। अंधेरे में उसे तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह अपनी उंगलियों से तस्वीर में छपे अपनी बेटी के चेहरे को महसूस कर सकता था। कहाँ हो मेरी बच्ची? तुम्हारा बाप यहाँ तिल तिल कर मर रहा है।
क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी? उसने सिसकते हुए कहा। उसे अपना पूरा जीवन एक बड़ी गलती लगने लगा था। उसने अपनों पर भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उसे आज इस अमानवीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उसे वह दिन याद आने लगे जब अनन्या छोटी थी। दिवाली के दिन वह कितनी खुश होती थी। रमाकांत उसे अपने कंधों पर बिठाकर पूरे शहर में दिवाली का मेला घुमाने ले जाता था। वे दोनों मिलकर मिट्टी के दिए खरीदते और घर के बाहर हर कोने में रोशनी से सजाते थे। अनन्या अपने छोटे छोटे हाथों से रंगोली बनाती थी। वह हमेशा कहती थी कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो अपने पिताजी के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाएगी और उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देगी। वे यादें अब एक मीठी जहर की तरह लग रही थी और आज उस महल के बजाय वह एक खंडर में पड़ा था। बाहर पटाखों की तेज आवाज़ें आ रही थी जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही थी। हर एक धमाका उसके दिल पर हथौड़ों की तरह बज रहा था। हवेली से आ रहे संगीत और हंसी मजाक की आवाज़ें उसे अपने एकाकीपन का और भी गहराई से एहसास करा रही थी। दुनिया जश्न मना रही थी और वह मौत का इंतजार कर रहा था। शरीर की ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसे लगने लगा था कि शायद यह उसकी जिंदगी आखिरी दिवाली होगी। रात गहरी होती जा रही थी। पार्टी अपने शराब पर थी। रमाकांत की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसने पेट में एक अजीब सी आग लग जल उठी और जो उसके अंदर एक हर अंग को जला रही थी। प्यास के कारण उसका गला सूखकर कांटा हो गया था। उसे लगा कि अगर अब उसने कुछ नहीं खाया तो वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। जीने की एक आखिरी हताश कोशिश में उसने तय किया कि वह बाहर जाकर किसी नौकर से बचा हुआ जूठा खाना ही मांग लेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी गालियां क्यों ना सुननी पड़े। उसने अपने पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और दीवार का सहारा लेकर बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे और सिर चकरा रहा था। कोठरी का दरवाजा मीना ने बाहर से बंद किया था, लेकिन रमाकांत जानता था कि दरवाजे की कुंडी थोड़ी ढीली थी। उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। पुरानी और जंग लगी कुंडी एक झटके के साथ खुल गई। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ चल पड़ा। हवेली का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सुनसान था। सारे नौकर मुख्य हॉल में मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे। रमाकांत दीवारों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ रहा था। रसोई की खिड़की से बाहर फेंके गए जूठे खाने की महक आ रही थी। यह महक उसके लिए इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। वो एक भिखारी की तरह अपने ही घर में खाने के लिए तरस रहा था। वह रसोई के पिछले दरवाजे पर पहुंचा जो कूड़ेदान की तरह खुलता था। वहां कुछ जूठे बर्तन रखे हुए थे। उसने उन जूठे बर्तनों से कुछ रोटियों के टुकड़े और सूखी सब्जी देखी। भूख ने उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह से मार दिया था। वह धीरे से नीचे झुका और उन जूठे टुकड़े को उठाने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी जिसने उसे वहीं जम जाने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह, कुत्तों से पहले कुत्ता खाना खाने आ गया। ये आवाज राहुल की थी जो अपनी माँ मीना के साथ वहां खड़ा था और दोनों के चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। राहुल की तीखी आवाज सुनकर रमाकांत कांप उठा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। मीना और राहुल रेशमी कपड़ों में सजे धजे हाथ में शराब का गिलास लिए खड़े थे। उनकी आंखों में रमाकांत के लिए केवल नफरत और तिरस्कार था। रमाकांत ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जमीन की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह भूख से इतना बेहाल था कि उसे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं रही थी। मीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा कि यह बूढ़ा तो सच में हवेली के आवारा कुत्तों से भी बदतर हो गया है। मीना के शब्द रमाकांत के सीने में खंजर की तरह उतर गए। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा कि बहू, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। पेट में आग लगी है। बस एक सूखी रोटी दे दो। मैं चुपचाप अपनी कोठरी में चला जाऊंगा और कभी बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन मीना का दिल पत्थर का था। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा कि राहुल, इस चोर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसे आज छोड़ दिया तो कल यह मेहमानों के सामने जाकर हमारी नाक कटवा देगा। राहुल ने अपनी माँ की बात सुनकर एक भयानक और क्रूर मुस्कान दी। उसने पास ही पड़े हवेली के खूंखार शिकारी कुत्तों के पुराने और गंदे बर्तन को उठाया। वह बर्तन कीचड़ और कुत्ते के लार से सना हुआ था। राहुल ने कूड़ेदान से कुछ सड़े हुए चावल, झूठी दाल और हड्डियों के टुकड़े उठाए और उस गंदे बर्तन में डाल दिए। उसने उस कचरे को अपने जूतों से थोड़ा कुचला और फिर उस बर्तन को रमाकांत के सामने जोर से फेंक दिया।
बर्तन रमाकांत के घुटनों से टकराया और जूठा खाना फर्श पर बिखर गया। ले खा ले भिखारी, आज तेरी दिवाली की दावत यही है, राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा। रमाकांत फटी आंखों से उसे गंदे बर्तन और उसमें पड़े कचरे को देख रहा था। उसका इंसानियत पर से भरोसा उठ गया था। यह उसका अपना भतीजा था जिसके लिए उसने कभी खिलौने खरीदे थे। आज वही भतीजा उसे कुत्तों के बर्तन में सड़ा हुआ खाना परोस रहा था। रमाकांत ने रोते हुए अपना सिर हिलाया और पीछे हटने लगा। वह भूख से मर जाना पसंद करेगा, लेकिन इस तरह अपनी गरिमा को कभी नहीं बेचेगा। रमाकांत को पीछे हटते देख राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने रमाकांत के सफेद बालों को कसकर पकड़ा और उसका सिर कुत्ते के बर्तन के पास झुका दिया। राहुल चिल्लाया, अगर तूने यह खाना नहीं खाया बूढ़े, तो कसम से तुझे इसी वक्त हवेली के बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। इस कड़कड़ाती ठंड में तू सुबह तक अकड़ कर मर जाएगा। राहुल की तेज आवाज सुनकर रसोई के कुछ नौकर और रसोइये भी बाहर आ गए। वे सब डरे हुए थे और तमाशबीन बनकर इस दर्दनाक दृश्य को चुपचाप देख रहे थे। नौकरों को वहां खड़ा देखकर मीना का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने हुक्म दिया कि सब लोग ध्यान से देखो, जो भी मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। रमाकांत शर्म और बेबसी से जमीन में गिरा जा रहा था। जिन नौकरों के सामने वह कभी इस हवेली का मालिक हुआ करता था, आज उन्हीं के सामने उसे कुत्ते की तरह जलील किया जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी जो उस गंदे बर्तन में पड़े जूठे खाने में मिल रही थी। रमाकांत के शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। राहुल ने उसकी गर्दन पर अपना भारी जूता रख दिया और उसे नीचे की तरह दबाने लगा। रमाकांत को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह बगावत कर दे, लेकिन उसके कमजोर शरीर में इतनी जान नहीं थी। बाहर की ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी और उसे पता था कि अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। वह अपनी बेटी अनन्या को आखिरी बार देखे बिना मरना नहीं चाहता था। अपनी बेटी के चेहरे को याद करते हुए रमाकांत ने अपने आत्मसम्मान को मार दिया। उसने धीरे से अपने कांपते हुए हाथ उस गंदे बर्तन की तरफ बढ़ाए। उसकी उंगलियां जूठे और ठंडे चावलों को छू रही थी। राहुल और मीना यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बेटी के चेहरे को बढ़ाए हंसी किसी पिशाच की तरह लग रही थी जो किसी इंसान की आत्मा को नोच कर खा रहे हो। रमाकांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस सड़े हुए खाने का एक छोटा सा निवाला अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा। उसकी आत्मा अंदर से चीख रही थी। जैसे ही वह गंदा निवाला उसके होठों को छूने वाला था, उसके पेट में भयानक मरड़ उठी। सड़े हुए खाने की बदबू से उसे उबकाई आने लगी। वह चाहकर भी उसे खाना को निगल नहीं पा रहा था। उसने निवाला वहीं छोड़ दिया और बुरी तरह से खांसने लगा। यह देखकर राहुल आग बबूला हो गया। उसने अपना जूता रमाकांत की गर्दन से हटाया और उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। रमाकांत दर्द से चीख पड़ा। मीना ने यह सुनकर कहा, यह सब इनका नाटक है, इसे कोई भूख नहीं लगी है। तभी वहाँ कैलाश शर्मा भी हाथ में महंगी सिगार लिए पहुंच गया। उसने पूछा कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। मीना ने तुरंत झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि यह बूढ़ा रसोई से महंगे मेवे चुराने की कोशिश कर रहा था और जब हमने पकड़ा तो नाटक कर रहा है। कैलाश ने अपने बड़े भाई की तरफ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। उसने अपने सिगार का धुआं रमाकांत के चेहरे पर छोड़ा और कहा कि तुम मेरी हवेली पर एक बोझ हो। अगर तुम चुपचाप इस कुत्ते के बर्तन से नहीं खाओगी तो तुम सच में कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अपने ही सगे भाई के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रमाकांत पूरी तरह से टूट गया। उसने जिंदगी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वह समझ गया था कि इस हवेली में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। वह फिर से अपने घुटनों के बल बैठा और कुत्तों के बर्तन की तरफ झुक गया। राहुल ने पीछे से उसका सिर फिर से पकड़ लिया ताकि वह उसे खाने पर मजबूर कर सके। रमाकांत ने अपने आंसू पोंछे और अपनी किस्मत को कोसते हुए उस झूठे और गंदे खाने को मुंह में डालने के लिए मुंह खोला। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। केवल राहुल और मीना की क्रूर हंसी गूंज रही थी। नौकरों ने डर के मारे अपनी आंखों नीची कर ली थी। रमाकांत का चेहरा उस गंदे बर्तन के बिल्कुल करीब था। कुत्तों के लार और सड़े हुए खाने की बदबू उसके दिमाग को सुन कर रही थी। दिवाली के पटाखों की आवाज अब भी आसमान में गूंज रही थी, लेकिन रमाकांत के लिए दुनिया का हर शोर शांत हो चुका था। वह बस अपनी मौत की प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका किसी पटाखे का नहीं था, बल्कि हवेली के विशाल लोहे के गेट को जोर से खोलने की आवाज थी। बाहर से कई भारी गाड़ियों की रुकने की आवाजें एक साथ आई। मुख्य हॉल में चल रहा संगीत अचानक बंद हो गया
और मेहमानों ने घबराहट फैल गई। कैलाश, मीना और राहुल ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। राहुल ने रमाकांत के सिर से अपना हाथ हटा लिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए दिवाली के जश्न के बीच कौन इतनी बड़ी कारों के काफिले के साथ उनकी हवेली में घुस आया है। रसोई के पिछले दरवाजे से भी बाहर का कुछ नजारा दिखाई दे रहा था। गाड़ियां की तेज हेडलाइट ने पूरी हवेली के प्रांगण को दिन की तरह रोशन कर दिया था। काले रंग की कई महंगी लग्जरी गाड़ियां हवेली के सामने खड़ी थी। उन गाड़ियों से काले सूट पहने हुए कई मजबूर बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों बाहर निकले। उन्होंने तुरंत हवेली के मुख्य द्वार और रास्तों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर बीच में खड़ी सबसे लंबी और महंगी गाड़ी का दरवाजा खुला। एक शानदार और रुतबेदार महिला ने अपने ऊंची एड़ी के जूतों के साथ जमीन पर कदम रखा। उस महिला का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसे देखते ही लोगों की सांसें रुक गई। उसने एक बेहद महंगा डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था और उनकी आंखों पर एक काला चश्मा था जिसे उसने रात में भी नहीं उतारा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति और गजब का आत्मविश्वास था। यह कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी की सीईओ अनन्या शर्मा थी। 10 साल पहले जिसे इस हवेली से धक्के मारकर निकाला गया था, आज वह एक शेरनी की तरह अपने राज्य में वापस लौट आई थी और वह भी अपना हिसाब करने। अनन्या के साथ देश के सबसे महंगे और जाने माने वकील भी चल रहे थे जिनके हाथों में कुछ भारी फाइलें थी। उसने बिना किसी की परवाह किए हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश किया। मेहमान उसे देखकर रास्ता छोड़ने लगे। उसका रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कैलाश शर्मा तो छानो सदी समाज को एक मास्क को जो कुछ देर पहले एक बहुत घमंड में था अब पसीने से भीग गया था। वह भागता हुआ मुख्य हॉल की तरफ गया। राहुल और मीना भी उसके पीछे भागे। रमाकांत को वहीं उस गंदे बर्तन के पास छोड़कर हॉल में पहुंचते ही अनन्या ने अपना चश्मा उतारा। उसकी तेज और भेदने वाली नजरों ने पूरे भीड़ का जायजा लिया। वह किसी मेहमान या कैलाश को नहीं खोज रही थी। उसकी आंखें केवल एक इंसान को ढूंढ रही थी। उसके अपने एक सुरक्षा अधिकारी को इशारा किया। अधिकारी ने आगे बढ़कर हवेली के नौकरों से कड़क आवाज में पूछा कि रमाकांत शर्मा कहाँ है। नौकर डर के मारे कांपने लगे और उन्होंने इशारे से हवेली के पिछले हिस्से की तरफ इशारा कर दिया जहाँ रसोई थी। अनन्या का दिल जोर से धड़का और वह उसी दिशा में तेजी से मुड़ी। अनन्या के कदमों की आहट जैसे जैसे रसोई के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। हवेली का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। कैलाश और उसका परिवार पीछे पीछे दौड़ रहे थे, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अनन्या ने जैसे ही रसोई का पिछला दरवाजा पार किया, उसके सामने का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसका खून खौलने लगा और मुठियां कस गई। उसने देखा कि उसका बूढ़ा और कमजोर पिता जमीन पर पड़ा है और उसके ठीक सामने एक कुत्ते का गंदा बर्तन रखा हुआ है जिसमें जूठा खाना पड़ा है। रमाकांत अभी भी उसी हालत में फर्श पर पड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू सूखे चुके थे और वह शून्य में देख रहा था। अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पिता ने उसे राजकुमारियों की तरह पाला था, आज उसकी यह हालत कर दी गई थी। उसके पिता के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे और वह हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। अनन्या का कठोर सियों वाला मुखौटा पल भर में टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई, पिताजी। वह चीख इतनी तेज और दर्द भरी थी कि पूरी हवेली में गूंज उठी। रमाकांत ने धीरे से अपनी भारी पलकें उठाई और उस आवाज की दिशा में देखा। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। वह खूबसूरत और ताकतवर महिला जो सामने खड़ी रो रही थी, बिल्कुल उसकी छोटी सी अनन्या जैसी लग रही थी। कैलाश, मीना और राहुल अब तक वहां पहुंच चुके थे और वे अनन्या को देखकर पूरी तरह से सुन रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या तूफान आ गया है। हवा में एक भयानक तूफान की शांति छा गई थी। अनन्या दौड़ती हुई अपने पिता के पास पहुंची और उस गंदे फर्श पर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका महंगा डिजाइनर सूट कीचड़ और धूल से सन कर गया, लेकिन इससे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने कांपते हाथों से रमाकांत के चेहरे को छुआ जो आंसू और दर्द से भीगा हुआ था। पिताजी, मैं आ गई हूँ, आपकी अनन्या, उसने सिसकते हुए कहा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। रमाकांत का कमजोर शरीर उसकी बाहों में किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हवेली के उस अंधेरे कोने में 10 साल बाद एक पिता और बेटी का मिलन हो रहा था। रमाकांत अपनी धुंधली आंखों से अनन्या को अविश्वास से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भूख के कारण उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा है।
उन्होंने अपने कांपते हाथों उठाकर अनन्या के गालों को छुआ। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया सच में वापस आ गई। उठने का मत ही फिल्म भी आंखों से, सूखे होठों से बस यही शब्द निकल पाए। अनन्या ने उनके हाथों को चूमा और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पिता की यह हालत देखकर उसका दिल 1000 टुकड़े में टूट गया था। उसे खुद पर नफरत हो रही थी कि उसे यहाँ तक पहुँचने में इतनी देर हो गई। तभी अनन्या की नज़र उस गंदे बर्तन पर पड़ी जो रमाकांत के बिल्कुल पास रखा हुआ था। उस बर्तन में सड़े हुए चावल, जूठी दाल और हड्डियां पड़ी थी और उसमें एक भयानक बदबू आ रही थी। उसे यह समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि उसके पिता के साथ यहाँ क्या सुलूक किया जा रहा था। दुख के आंसू अब ज्वालामुखी जैसे भयानक नफरत और गुस्से में बदल गए। उसकी रगों में खून खोलने लगा। वह धीरे से खड़ी हुई और उसने पीछे मुड़कर कैलाश, मीना और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत नाच रही थी। कैलाश शर्मा, जो अब तक खूब से पसीने पसीने हो चुका था, स्थिति को संभालने की झूठी कोशिश करने लगा। वह अपने चेहरे पर एक नकली और घबराई हुई मुस्कान लाते हुए आगे बढ़ा। अरे अनन्या बेटी, तुम वापस आ गई, यह तो बहुत खुशी की बात है। हम तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। तुम इतनी बड़ी और सफल हो गई हो, हमें तुम पर बहुत गर्व है। यह सब जो तुम देख रही हो, यह बस एक गलतफहमी है। कैलाश की हकलाती हुई आवाज में खूब साफ झलक रहा था। उसे पता चल चुका था कि वह फंस चुका है। अपनी बकवास बंद करो कैलाश शर्मा। अनन्या की दहाड़ किसी शेरनी की तरह पूरी हवेली में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि कैलाश डरने के मारे 2 कदम पीछे हट गया। दिवाली के जश्न का सारा शोर अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। हवेली के मेहमान भी अब तक वहां इकट्ठा हो चुके थे और इस तमाशे को हैरानी से देख रहे थे। अनन्या के बॉडीगार्ड ने तुरंत आगे बढ़कर रमाकांत को अपने घेरे में सुरक्षित कर लिया। अनन्या अब एक रोती हुई बेटी नहीं, बल्कि एक क्रूर और ताकतवर इंसान बन चुकी थी। राहुल अभी भी अपनी झूठी अकड़ में था। उसने अनन्या की तरफ घूरते हुए कहा कि तू होती कौन है, मेरे बाप पर चिल्लाने वाली? भूल गई क्या कि 10 साल पहले इस हवेली से तुझे चोरी के इल्जाम में धक्के मारकर निकाला था? आज कुछ पैसे क्या कमा लिए, खुद को महारानी समझने लगी। राहुल के मुंह से यह शब्द निकलते ही अनन्या के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने झपट कर राहुल का कॉलर पकड़ा और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में जड़ दिया। राहुल दर्द से कराता हुआ वहीं घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। अपने लाडले बेटे को खून थूकते और घुटनों के बल गिरते देख मीना पागलों की तरह चीखने लगी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बॉडीगार्ड ने उसे डरा कर पीछे धकेल दिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? पुलिस को बुलाओ। मीना मेहमानों की तरफ देखकर चिल्लाने लगी। अनन्या ने मीना की तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखा और कहा कि पुलिस तो आएगी मीना चाची, लेकिन तुम्हारे लिए। तुमने मेरे पिता को जो कुत्ते का खाना खिलाने की कोशिश की है, उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। वे सभी शहर के रईस और इज्जतदार लोग थे, लेकिन आज शर्मा परिवार का असली और घिनौना चेहरा उनके सामने आ चुका था। जो कैलाश शर्मा कुछ देर पहले तक अपने रुतबे की डींगे हाँक रहा था, अब वह एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। दिवाली की जगमगाती रोशनी और दियों की चमक के बीच हवेली के इस गंदे और सीलन भरे हिस्से में न्याय की अदालत सज चुकी थी। अनन्या के इशारे पर उसके साथ आए 3 नामी वकील ने अपने काले ब्रीफकेस खोल दिए और कुछ अहम दस्तावेज निकाले। मुख्य वकील ने अपनी भारी आवाज में दस्तावेजों को पढ़ते हुए ऐलान किया कि आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि श्री कैलाश शर्मा का पूरा व्यापार अब दिवालिया होने की कगार पर है। पिछले 5 सालों में इन्होंने जितने भी बड़े कर्ज लिए थे, वे सभी एक ही वित्तीय निगम द्वारा खरीदे जा चुके थे और उस सबसे बड़े वित्तीय निगम की एकलौती मालकिन और सीईओ कोई और नहीं बल्कि मिस अनन्या शर्मा है। यह सुनते ही कैलाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह बुरी तरह कांपने लगा। कैलाश को अब समझ आ गया था कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसकी कंपनी, उसका पैसा, उसका रुतबा, सब कुछ अब उस भतीजी के हाथ में था जिसे उसने एक भिखारी बनाकर सड़क पर फेंक दिया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अनन्या के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बकराम बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, खून का रिश्ता है हमारा। राहुल तुम्हारा भाई है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे व्यापार को मत छीनो, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। वह सच में रोने का नाटक करने लगा था। खून का रिश्ता, अनन्या ने व्यंग से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में इतना दर्द और गुस्सा था कि सुनने वालों की रूह का काम जाए।
उसने अपने लूलुहान और भूखे पिता की तरफ इशारा किया। जब मेरे पिता ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम की थी तब खून का रिश्ता कहाँ था? जब तुमने एक मासूम बच्ची को आधी रात को घर से बाहर निकाला तब खून का रिश्ता कहाँ था? और आज जब तुम मेरे देवता समान पिता को कुत्ते की बर्तन में जूठा खाना खिला रहे थे तब यह खून का रिश्ता कहाँ मर गया था? अनन्या की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने वकील से एक फाइल और ली और कैलाश के मुंह पर दे मारा। फाइल के पन्ने हवा में बिखर गए। उसने एक विजेता की तरह घोषणा की कि मैं यहाँ केवल अपने पिता को बचाने नहीं आई हूँ। कैलाश शर्मा, मैं यहाँ तुम्हारा वह घमंड तोड़ने आई हूँ जिसने मेरे पिता की जिंदगी नर्क बना दी। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिवाली होगी। कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने खड़ा है और मेरी अदालत में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। तबाही का यह खेल तो बस शुरू हुआ है। रमाकांत, जो बॉडीगार्ड के घेरे में सुरक्षित बैठे थे, अपनी बेटी के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान थे। जो बच्चे कभी अंधेरे से डरती थी, आज वो इतने बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती थी। उसके सीने में दर्द तो था, लेकिन आज पहली बार उन्हें अपने अस्तित्व पर गर्व महसूस हो रहा था। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी और उनके आंसुओं का हिसाब करने के लिए साक्षात दुर्गा को भेज दिया था। उन्होंने अपनी आंखों बंद कर ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं था। हवेली के प्रांगण में खड़े मेहमान अब एक एक करके वहां से खिसकने लगे थे। कोई भी कैलाश शर्मा जैसे बर्बाद और घिनौने इंसान के साथ खड़ा होकर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहता था। कुछ ही मिनटों में वह आलीशान दिवाली पार्टी एक सुनसान कब्रिस्तान में बदल गई। केवल अनन्या, उसके गार्ड, वकील और कैलाश का कामता हुआ परिवार वहां रह गया था। राहुल अभी भी पेट पकड़कर फर्श पर कराह रहा था और मीना बेबसी से आंसू बहा रही थी। दौलत और सत्ता का जो नशा उनके सिर पर था वह कुछ ही पलों में हवा कर हो चुका था। अनन्या ने अपने मुख्य वकील को आदेश दिया कि कानूनी कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए। उसने कहा कि इन लोगों को एक सेकंड भी और इस हवेली में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन मिलाया और कैलाश शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश किया। मीना यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी और अनन्या के पैरों में गिरने की कोशिश करने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे दूर ही रोक दिया। अब किसी भी तरह का नाटक या आंसू उनके काम नहीं आने वाले थे। तुम लोगों ने मेरे पिता से उनका घर, उनका सम्मान और उनका निवाला तक छीन लिया। अनन्या ने मीना की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम महसूस करोगे कि सड़क पर बिना छत के और बिना एक पैसे के सोना कैसा होता है। यह हवेली जिसे तुम अपना समझते हो, इसके गिरवे रखे कागज भी मेरी ही कंपनी के पास है। कल सुबह तक यह हवेली नीलाम हो जाएगी। तुम लोग के पास अब पहनने के लिए केवल वही कपड़े हैं जो तुम्हारे शरीर पर है। बाकी सब कुछ, तुम्हारी गाड़ियाँ, तुम्हारे गहने, सब कुछ अब मेरा है। कैलाश शर्मा अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह टह चुका था। जिस भाई को उसने जीवन भर प्रताड़ित किया, आज उसी की बेटी ने उसे भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ा था। कर्मों का चक्र पूरा हो चुका था। हवेली में अभी भी दिवाली के दिए चल रहे थे, लेकिन कैलाश, मीना और राहुल के जीवन में हमेशा के लिए एक भयानक और अंतिम अंधेरा छा गया था। अनन्या का न्याय क्रूर था, लेकिन वह समाज के लिए एक बड़ा सबक था। अनन्या ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली। उसने अपने वकील को सारी जिम्मेदारी सौंपी और खुद अपने पिता के पास वापस लौट आई। उसने बड़ी कोमलता से रमाकांत को अपने दोनों हाथों से उठाया। रमाकांत इतने कमजोर थे कि वे खुद चल भी नहीं पा रहे थे। अनन्या ने उन्हें अपने मजबूत कंधों का सहारा दिया। चलिए पिताजी, यहाँ की हवा में अब बहुत जहर घुल चुका है। अब हम अपने घर चलेंगे, जहाँ आपको कोई कभी दुख नहीं छुएगा। रमाकांत ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के कंधे पर सिर रख दिया। जैसे ही अनन्या अपने पिता को लेकर अपनी शानदार कार की तरफ बढ़ने लगी, हवेली के पुराने वफादार नौकर ने हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुका लिया। उन नौकरों की आंखों में भी आंसू थे। वे जानते थे कि आज हवेली की असली मालिक को न्याय मिला है। अनन्या ने कार का दरवाजा खोला और बहुत ही प्यार से अपने पिता को पिछली सीट पर बैठाया। उसने अपनी जैकेट उतारकर रमाकांत को ओढ़ा दी ताकि उन्हें ठंड ना लगे। बाहर राहुल, मीना और कैलाश पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर खौफ से कांप रहे थे। कार के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था। बाहर की दुनिया में जो तूफान उसने खड़ा किया था, कार के अंदर वह सिर्फ एक प्यारी बेटी थी। रमाकांत ने अपनी जेब से वह पुरानी और मुड़ी हुई तस्वीर निकाली
और अनन्या के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर ने मुझे इतने सालों तक जिंदा रखा। मेरी बच्ची अनन्या तस्वीर को देखकर फिर से रो पड़ी। उसने अपने पिता का माथा चूमा और ड्राइवर को कार आगे बढ़ाने का इशारा किया। शर्मा हवेली के काले अध्याय का आज हमेशा के लिए अंत हो गया था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने शर्मा हवेली के बचे खुचे सन्नाटे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया था। लाल और नीली बत्तियों की चमक ने हवेली की दिवाली की रोशनी को फीका कर दिया था। पुलिस कमिश्नर खुद अपनी भारी भरकम टीम के साथ वहां पहुंचे थे। अनन्या के वकीलों ने उन्हें सारे असली दस्तावेज और सबूत सौंप दिए थे। धोखाधड़ी, जालसाजी और एक बुजुर्ग का अमानवीय यातनाएं देने की संगीन आरोप तय हो चुके थे। कैलाश शर्मा के चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी और वह एक भूत की तरह पुलिस को अंदर आते हुए देख रहा था। मीना, जो कुछ देर पहले तक अपने हीरो के हार और रेशमी साड़ी का घमंड कर रही थी, अब पुलिस की महिला कांस्टेबलों को देखकर पूरी तरह कांप रही थी। उसने भागकर अपने कमरे में जाने की कोशिश की ताकि कुछ और गहने नजदीकी छुपा सके, लेकिन वकीलों ने पहले ही उसके हवेली हर कमरे को सील करवा दिया था। कांस्टेबलों ने मीना को बालों से पकड़ा और वापस उसी हॉल में लेकर खड़ा कर दिया जहां वह कभी अपनी सहेलियों पर रड़ जामती थी। उसका सारा गरूर अब झांक में भी चुल चुका था और वह फूट फूट कर रो रही थी। राहुल दर्द से तड़पते हुए फर्श पर पड़ा था। अनन्या के बॉडीगार्ड का मुक्का उसकी पसलियों को तोड़ चुका था। अब दो पुलिस वालों ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए उठाया तो उसकी चीख निकल गई। जो लड़का कुछ समय पहले अपने ताऊ को कुत्ते के बर्तन में खाना खाने पर मजबूर कर रहा था, आज वह खुद एक लावारिस कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। कर्मों का फल कितनी जल्दी और कितनी बेरहमी से मिलता है, इसका साक्षात उदाहरण आज शर्मा हवेली के प्रांगण में हर कोई अपनी आंखों से देख रहा था। कैलाश शर्मा ने पुलिस कमिश्नर के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए। वह शहर का एक जाना माना व्यापारी है और उसकी बहुत इज्जत है, लेकिन कमिश्नर ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। कमिश्नर ने कड़क आवाज में कहा कि जिसकी फॉलो में इंसान ने अपने ही बड़े भाई को भिखारी बनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी दी है, उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। तुम्हारी सारी संपत्तियां अब कानूनी तौर पर कुर्क की जा चुकी है और तुम अब इस हवेली के मालिक नहीं बल्कि एक मामूली मुजरिम हो। अनन्या के मुख्य वकील ने आगे बढ़कर कैलाश के हाथ में बेदखली का कानूनी नोटिस थमा दिया। वकील ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मिस अनन्या शर्मा ने आदेश दिया है कि आप तीनों को इसी वक्त इसी हालत में हवेली से बाहर निकाल दिया जाए। आप अपने साथ एक सुई तक नहीं ले जा सकते। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं बस वही आपकी कुल संपत्ति है। यह सुनते ही कैलाश को चक्कर आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस हवेली के लिए उसने अपना ईमान बेचा था वह जब अपने हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल चुकी थी। पुलिस ने तीनों को धक्के मारते हुए हवेली के मुख्य द्वार की तरफ धकेलना शुरू किया। नौकर, जिन्हें मीना और कैलाश हमेशा कीड़े मकोड़े के समझते थे, आज चुपचाप खड़े होकर इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। किसी की भी आंखों में इन जालिमों के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं थी। जब इंसान अपने अहंकार में अंधा होकर दूसरों को कुचलता है तो उसके पतन पर रोने वाला कोई नहीं बचता। मीना नौकरों की तरफ देखकर मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन सभी ने अपने चेहरे फेर लिए। उनका बुरा वक्त अब पूरी तरह से शुरू हो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खोले गए और नवंबर की वह सर्दी हवा अंदर आई जिसने कुछ देर पहले रमाकांत की हड्डियों को कांपा दिया था। पुलिस ने तीनों को बिना किसी दया के हवेली के बाहर सड़क पर धक्का दे दिया। राहुल मुंह के बल सड़क की कठोर जमीन पर गिरा जिससे उसके होठ पर फट गए और खून बहने लगा। मीना की महंगी साड़ी कीचड़ से सन गई और कैलाश अपने घुटनों के बल सड़क पर गिर गया और रोने लगा। पीछे से हवेली के विशाल दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। सड़क पर घोर अंधकार था। दिवाली की रात होने के कारण दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद थे। हवा में बारूद का धुआं और भयानक ठंड थी। तीनों के पास ना तो सिर छिपाने के लिए कोई छत थी, ना जेब में एक भी पैसा और ना ही ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा। मीना ठंड के मारे बुरी तरह कांपने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने रमाकांत को एक फटे हुए कंबल में उसे सिलन भरी कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। आज नियति ने उसे ठीक उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। कैलाश की आंखों के सामने अपने बड़े भाई का वह मासूम चेहरा बार बार आ रहा था।
जिसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिना कुछ सोचे अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। कैलाश ने उस पर भरोसे का खून किया था। उसने अपनी तिजोरी भरने के लिए अपने भाई की जिंदगी को नर्क बना दिया था। आज जब वह खुद सड़क पर एक भिखारी की तरह बैठा था तो उसे रमाकांत के उस दर्द और बेबसी का एहसास हो रहा था। पैसा और ताकत इंसान को इतना अंधा बना देता है, यह बात आज उसे बहुत गहराई से समझ आ रही थी। राहुल, जो हमेशा अपने बाप के पैसों पर ऐश करता था और दूसरों को नीचा दिखाता था, आज दर्द से कराह रहा था। ठंड के कारण उसकी हड्डियां सुन्न हो रही थी और भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे कुछ घंटे पहले का दृश्य याद आया जब उसने रमाकांत के सामने कुत्ते का गंदा बर्तन फेंका था। आज उसे लग रहा था कि अगर उसे भी कहीं से वो सड़ा हुआ खाना मिल जाए तो वह उसे भी खा लेगा। भूख इंसान के सारे नेक्सवेल क्या मिलने बेकिंग डोन बेग वालों को खालो गरुड़ को कैसे तोड़ देता है, यह राहुल आज भी महसूस कर रहा था। आसमान से अब हल्की हल्की ओस गिरने लगी थी जिसने ठंड को और भी जानलेवा बना दिया था। मीना ने कैलाश के कंधे को झकझोरते हुए कहा कि कुछ करना वरना हम तीनों आज रात यहीं ठंड से मर जाएंगे। हमारे किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोन करो। लेकिन कैलाश के पास फोन भी नहीं था। पुलिस ने सब कुछ जब्त कर लिया था और वैसे भी जब इंसान का बुरा वक्त आता है उसकी दौलत के भूखे दोस्त सबसे पहले उसका साथ छोड़ते हैं। कैलाश जानना चाहता था कि अब दुनिया में कोई भी उन्हें पनाह देने वाला नहीं है। वे तीनों ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सड़क के किनारे एक बंद दुकान के चबूतरे पर बैठ गए। वहां कूड़े का एक ढेर था जिसमें से भयंकर बदबू आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में वहां इलाके के कुछ आवारा कुत्ते आ गए और उन पर भौंकने लगे। जिन कुत्तों को राहुल अपने मनोरंजन के लिए पत्थर मारता था, आज वही कुत्ते उन्हें अपने इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और कुत्तों के सामने हाथ जोड़ने लगा। यह दृश्य कितना विडंबनापूर्ण था। कुछ घंटे पहले वे एक आलीशान हवेली में चांदी के बर्तनों में 56 भोग खा रहे थे और अब वे सड़क पर आवारा कुत्तों के साथ एक सुरक्षित कोने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रकृति का न्याय बहुत क्रूर होता है। वह इंसान को उसी गहराई तक गिराता है जिस गहराई तक उसने किसी बेगुनाह को गिराया हो। रमाकांत की हर एक आंसू और हर एक अपमान का हिसाब आज सुध समेत चुकाया जा रहा था। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। कैलाश को अब अपने किए पर भयंकर पछतावा हो रहा था। वह जोर जोर से रोते हुए अपने बड़े भाई से मन ही मन माफी मांगने लगा। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं शैतान बन गया था। मैंने तुम्हारी बच्ची को घर से बाहर निकाला। मैंने आज तुम्हारे जानवरों को तरह रखा। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पश्चाताप के आंसू उस पाप को नहीं धो सकते जो उसने सालों तक किया था। उसका पाप इतना बड़ा था कि शायद कई जन्मों तक उस सड़क पर इसी तरह नरक की आग में जलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हवेली के अंदर अनन्या के वकीलों ने सारे कानूनी काम पूरे कर लिए थे। उन्होंने हवेली के सभी कमरों में नए ताले जड़ दिए थे और चाबियां अपने कब्जे में ले ली थी। पुलिस ने भी अपनी एफआईआर दर्ज करके हवेली के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया था ताकि कैलाश या उसका परिवार दोबारा अंदर घुसने की कोशिश ना कर सके। 10 सालों के बाद आज शर्मा हवेली को उन पापियों से मुक्ति मिल गई थी जिन्होंने इसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया था। हवेली अब अपने असली मालिक के लौटने का इंतजार कर रही थी। अनन्या की कार शहर के सबसे महंगे व सुरक्षित अस्पताल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कार की पिछली सीट पर रमाकांत अपनी बेटी के कंधे पर सिर रखे हुए एक गहरी और शांतिपूर्ण नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर 10 सालों का जो दर्द और क्रोध था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। अनन्या अपने पिता के उलझे हुए सफेद बालों को बड़े प्यार से सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक भयानक युद्ध जीतने के बाद मिली परम शांति के आंसू थे। अनन्या को वह रात याद आ रही थी जब कैलाश ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। वह एक छोटी सी बच्ची थी जो अंधेरे में रोते हुए सड़क पर भटक रही थी। उसने उस रात को भगवान से कसम खाई थी कि वह एक दिन इतनी शक्तिशाली बनेगी कि अपने पिता को उस नर्क से बाहर निकाल सके। आज उसका वह संकल्प पूरा हो गया था। उसने अपनी कड़ी मेहनत, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से अपना एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था कि कोई उसे हिला नहीं सकता था। उसने आज केवल अपनी दौलत का नहीं बल्कि अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन किया था।
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की एक पूरी टीम रमाकांत की देखभाल के लिए तैयार हो खड़ी थी। अनन्या ने पहले ही सबसे अच्छे सर्जनों और विशेषज्ञों को बुलाया था। रमाकांत को बहुत ही सम्मान के साथ एक वीआईपी वार्ड में ले जाया गया। उनके शरीर पर लगे घावों की मरहम पट्टी की दी गई। उन्हें गर्म पानी से नहलाया गया और ड्रिप के जरिए जरूरी पोषण दिया गया। सफेद और साफ बिस्तर पर लेटते ही रमाकांत को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह स्वर्ग में आ गए हो। एक लंबे और भयानक वनवास के बाद आज उन्हें असली चैन मिला था। जब रमाकांत की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अनन्या उनके बिस्तर के पास बैठी है और उनका हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे। कमरे में हल्की और आरामदायक रोशनी थी। पिताजी, अब आपको कभी उस अंधेरी कोठरी में नहीं जाना पड़ेगा। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ केवल खुशियाँ होंगी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। रमाकांत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बेटी की माथा चूमा और कहा कि तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो। तुमने आज मुझे मौत के मुंह से खींच लिया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उधर सड़क पर रात अब अपने सबसे ठंडे और खौफनाक प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। कैलाश, मीना और राहुल कड़ाके की ठंड से लगभग नीले पड़ चुके थे। भूख के मारे उनके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था। राहुल की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी और वह एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। मीना ने अपनी रेशमी साड़ी से खुद को पूरी तरह लपेट लिया था, लेकिन ठंड उसे चिरती हुई हड्डियों तक पहुंच रही थी। उन्हें अब समझ आ गया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा गरूर एक पल में कैसे खाक हो जाता है। सुबह की पहली किरण जब शहर पर पड़ी तो उसने दो अलग अलग दुनिया को रोशन कर दिया। एक तरफ अस्पताल के शानदार कमरे में रमाकांत शर्मा अपनी बेटी के साथ एक सम्मानजनक और नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। दूसरी तरफ शर्मा हवेली के बाहर सड़क के किनारे कूड़े के ढेर के पास इस शहर का सबसे अमीर और घमंडी परिवार भिखारियों की तरह सिरका हुआ था। लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्हें पहचान कर तरह तरह की बातें बना रहे थे। यह कर्मों का वह अटल कानून था जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब अस्पताल के उस आलीशान और शांत कमरे में पड़ी तो रमाकांत ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। 10 सालों के बाद यह उनकी पहली सुबह थी जब उन्हें किसी की गालियां सुनकर या किसी के लात मारने से नहीं उठना पड़ा था। उनके पास ही एक आरामदायक कुर्सी पर अनन्या बैठी हुई थी, जिसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था। वह पूरी रात अपने पिता का हाथ पकड़कर बैठी रही थी, शायद इस डर से कि कहीं यह सब एक सपना ना हो और आंख खुलते ही वह फिर से गायब हो जाए। रमाकांत ने अपने कांपते हुए लेकिन साफ सुथरे हाथों से अपनी बेटी के सिर को प्यार से सहलाया। इस स्पर्श ने अनन्या की आंख खुल गई। अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखकर उसकी आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ गया। उसने तुरंत उठकर उसके माथे को चूमा और पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है। रमाकांत ने बस इतना कहा कि जैसे उन्हें नया जन्म मिल गया हो। अनन्या ने तुरंत नर्सों को बुलाया ताकि उनके पिता को गर्म पानी से साफ किया जा सके और उन्हें नए मुलायम और आरामदायक कपड़े की अच्छी तरह पहनाया जा सके। नर्सों के जाने के बाद अनन्या ने एक कटोरी में गर्म सूप और कुछ मुलायम फल लिए। उसने अपने हाथों में चम्मच पकड़ा और बहुत ही प्यार से अपने पिता को सूप पिलाने लगी। रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह दुख के नहीं बल्कि अथाह प्रेम के आंसू थे। कल रात जिस इंसान को कुत्तों के बर्तन में सड़ा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर किया गया था, आज उसकी बेटी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। यह पवित्र दृश्य किसी भी कठोर इंसान के पत्थर दिल को आसानी से पिघला सकता था। सूप पीते हुए रमाकांत ने अनन्या से पूछा कि उसने यह 10 साल कैसे बिताए। अनन्या की आंखों के सामने वह सारे संघर्षमय दिन घूमने लगे जब वह मुंबई की अनजान सड़कों पर भूखी सोई थी। उसने बताया कि कैसे एक अनाथालय ने उसे पनाह दी, कैसे उसने दिन रात पढ़ाई की और स्कॉलरशिप हासिल की। उसने छोटी मोटी नौकरियां करके बिजनेस स्कूल फी भरी और फिर अपनी मेहनत के दम पर एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी शुरू की। उसकी वह छोटी सी कंपनी आज देश की सबसे बड़ी और ताकतवर कॉरपोरेट कंपनियों में से एक बन चुकी थी। अनन्या ने अपने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा कि इन 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने उन्हें नहीं ढूंढा। उसने कई प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए, लेकिन कैलाश ने यह अफवाह फैला दी थी कि रमाकांत की मौत हो चुकी है, इसलिए उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन कल ही उसे एक पुराने नौकर के जरिए सच्चाई का पता चला और वह एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पहुंच गई। उसने कसम खाई थी कि वह अपने पिता के हर एक आंसू का हिसाब जरूर लेगी,
दूसरी तरफ वाराणसी की सर्द और निर्मम सड़कों पर कैलाश शर्मा और उसके परिवार का भयानक अंत शुरू हो चुका था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी थी। जो लोग कल तक कैलाश के नाम से कांपते थे वह उसकी ही हुजूरी करते थे, आज वही लोग उसे कूड़े के ढेर के पास बैठा देखकर हंस रहे थे। किसी ने ताना मारा कि बड़े आए थे रईस बनने, आज सड़क पर कुत्तों की तरह बैठे हैं। यह कड़वे शब्द कैलाश के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह बहुत गहराई तक चुभ रहे थे। भूख व ठंड से राहुल की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वह जीवन भर सोने का चम्मच मुंह से लगाकर पला था, इसलिए उसने जरा सी भी तकलीफ सहने की ताकत नहीं थी। वह अपनी माँ मीना पर चिल्लाने लगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसने ताऊजी को कुत्ते का खाना खाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो आज वे हवेली के अंदर आराम से बैठे होते। मीना, जो खुद ठंड से सिड़ुक रही थी, अपने ही बेटे के इन तीखे शब्दों को सुनकर जोर जोर से रोने लगी। परिवार के बीच दरार पड़ चुकी थी। कैलाश अपनी बच्ची खुची इज्जत को मारकर पास स्थित एक छोटी चाय की दुकान पर गया। उसने दुकानदार के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसके परिवार को बहुत भूख लगी है, कृपा करके कुछ खाने के दे दो, वह बाद में सारे पैसे चुका देगा। लेकिन दुकानदार ने उसे पहचान लिया। गुस्से में कहा कि जिस इंसान ने अपने सगे भाई को भूखा मारा हो उसे मैं एक सूखी रोटी भी नहीं दूंगा, भागो यहाँ से वरना गर्म पानी फेंक दूंगा। कैलाश शर्मा अपना सिर झुकाकर बेइज्जत होकर वापस उसी कूड़े के ढेर के पास चुपचाप आकर बैठ गया। दोपहर होते होते उनकी भूख पूरी तरह बर्दाश्त के बाहर हो गई। पास ही एक कचरे के डिब्बे में किसी ने एक प्लास्टिक की थैली के फेंकी, जिसमें रात की कुछ बची हुई सूखी रोटियां और खराब हो चुकी सब्जी थी। राहुल ने जैसे ही उस थैली को देखा वह एक जानवर की तरह उस पर झपटा। उसने थैली खोली और सूखी रोटियां मुंह में ठूसने लगा। मीना और कैलाश पागलों की तरह उसे ठूसू खाने पर टूटे पड़े। वे तीनों सड़क पर एक दूसरे से उन सूखी और खराब रोटियों के टुकड़े के लिए बुरी तरह से लड़ रहे थे। सड़क से गुजरने वाले लोग यह विभत्स दृश्य देखकर हैरान थे। जो परिवार कल रात तक विदेशी प्लेटों में महंगे पकवान खा रहा था, आज वह सड़क के किनारे कचरे के डिब्बे से जूठी रोटियां उठाकर खा रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह कर्मों का वह कठोर सिद्धांत था जो भारतीय संस्कृति और वेदों में हमेशा बताया गया है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। उन्होंने रमाकांत को कुत्तों का जूठा खाना परोसा था और आज नियति ने उनके हाथों में भी उसी सड़क के कचरे का जूठा और सड़ा हुआ निवाला थमा दिया था। अस्पताल में 2 दिन के आराम और बेहतरीन इलाज के बाद रमाकांत की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा था। उनके चेहरे की खोई हुई चमक धीरे धीरे वापस लौटने लगी थी। अनन्या ने इस बीच अपने वकीलों को सख्त निर्देश दे दिए थे कि शर्मा हवेली को तुरंत एक अनाथालय में बदल दिया जाए। वह नहीं चाहती थी कि उस घर की मनुष्य दीवारों के साये में उनके पिता दोबारा कभी कदम रखे। उस हवेली में दर्दनाक यादें दफन थी। अब वह जगह उन 20 बच्चों का घर बनेगी जिनका इस पूरी दुनिया में कोई भी सहारा नहीं होता। रमाकांत ने अपनी बेटी के इस फैसले का पूरे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उस हवेली ने उनमें सब कुछ छीन लिया था, उनका बचपन, उनका भाई और उनका सम्मान। अब अगर वह जगह किसी मासूम के काम आ सके तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अनन्या से कहा कि अब उनका इस शहर में कुछ नहीं बचा है, वे इस शहर की हवा से ही घुटन महसूस करते हैं। अनन्या ने उन्हें गले से लगा लिया और वादा किया कि वे आज ही हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर मुंबई चले जाएंगे। शाम के समय रमाकांत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अनन्या ने उनके लिए एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक सफेद कुर्ता पैजामा और एक कश्मीरी शॉल मंगवाया था। जब रमाकांत तैयार होकर बाहर आए तो वे किसी संत की तरह शांत और गरिमा में लग रहे थे। अस्पताल के बाहर अनन्या का निजी चार्टेड प्लेन उन्हें ले जाने के लिए हवाई अड्डे पर तैयार खड़ा था। जब वे कार में बैठकर हवाई अड्डे की तरफ जा रहे थे तो रमाकांत ने खिड़की से बाहर उस शहर को आखिरी बार देखा जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था। रास्ते में कार उसी चौराहे से गुजरी जहां कैलाश और उनका परिवार मौजूद था। कार की खिड़की से रमाकांत ने देखा कि कैलाश के कपड़े बुरी तरह फट चुके थे और वह सड़क किनारे बैठे एक भिखारी से भीख का सिक्का छीनने की कोशिश कर रहा था। मीना सिर झुकाए हुए अपने गंदे हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी और राहुल ठंड से कांपता हुआ सड़क पर लेट गया था। यह भीभत्स दृश्य देखकर रमाकांत की आंखों में एक पल के लिए दया आ गई। आखिर वह उनका अपना छोटा भाई था जिन्हें उन्होंने बहुत प्यार से पाला था।
रमाकांत ने अनन्या की तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने बड़ी शांति से कहा कि पिताजी, उनके कर्मों के चक्र में हमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर हम आज उन्हें बचा लेंगे तो प्रकृति का न्याय अधूरा रह जाएगा। उन्होंने जो बोया है उसका हर एक कांटा उन्हें खुद अपने पैरों से निकालना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। रमाकांत ने अपनी बेटी की आंखों में वह समझदारी देखी जो केवल जीवन के कठोर संघर्षों से ही हासिल हो जा सकती है। रमाकांत ने गहरी सांस ली और कार की खिड़की का कांच ऊपर कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अतीत के उस अध्याय को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। कार तेजी से हवाई अड्डे की तरफ चल बढ़ी। उन्होंने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था कि जरूरत से ज्यादा त्याग और गलत इंसान पर भरोसा हमेशा विनाश का कारण बनता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जाना था कि अगर इंसान की नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने जरूर आते हैं, जैसे अनन्या आई थी। हवाई अड्डे पर पहुंचकर जब रमाकांत ने अनन्या के शानदार चार्टर्ड प्लेन को देखा तो वे अवाक रह गए। प्लेन के कर्मचारियों ने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। जब वे प्लेन के अंदर आराम से अपनी सीट पर बैठे थे तो अनन्या ने उनके पैरों पर एक नरम कंबल डाल दिया। खिड़की के बाहर से शहर की टिमटिमाती रोशनी दूर जा रही थी। जैसे जैसे प्लेन रनवे पर दौड़कर हवा में उठा, रमाकांत को लगा जैसे उनके सीने से कई हजार किलो का एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर हमेशा के लिए नीचे गिर रहा हो। प्लेन बादलों के बीच से होते हुए मुंबई की तरफ उड़ान भर रहा था। अनन्या ने अपने पिता के कंधों पर सिर रख दिया और अपनी आंखें मंद बूंद ली। 10 साल तक उसने सीने में जो एक धधकती हुई आग जल रही थी वह आज पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसने अपने पिता को न्याय दिला दिया था और उन दरिंदों को उनकी सही जगह दिखा दी थी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य अपने पिता को दुनिया की वह खुशी देनी थी जो जिसके हकदार थे। कुछ ही घंटों में उनका प्लेन सपनों के शहर मुंबई में उतर गया। वहां से एक शानदार लग्जरी कार उन्हें अरब सागर के किनारे स्थित अनन्या के विशाल और खूबसूरत बंगले की तरह ले गई। समुद्र की ठंडी और ताजी हवा रमाकांत के चेहरे को छू रही थी। बंगले के प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों की एक पूरी टीम खड़ी थी जो अपने नए मालिक के स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी। जब रमाकांत कार से बाहर निकले तो उन्हें लगा वैसे वे किसी बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं जहाँ कोई दुख और कोई साजिश नहीं है। अनन्या उनका हाथ पकड़कर उन्हें बंगले के अंदर ले गई। बंगले की दीवारें खूबसूरत चित्रों से सजी थी और हर तरफ सुख शांति का माहौल था। उसने उन्हें उनका कमरा दिखाया जिसकी खिड़की से सीधा विशाल समुद्र दिखाई देता था। पिताजी, यह अब से आपका नया राज्य है। यहाँ आपको कभी कोई आदेश नहीं देगा। आप यहाँ के राजा हैं और मैं आपकी परछाई। अनन्या ने उनके पैर छूते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा। रमाकांत ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। अगले कुछ दिनों में रमाकांत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह सुबह जल्दी उठकर समुद्र के किनारे टहलने जाते थे। अनन्या अपने व्यस्त कॉर्पोरेट रूटीन में से भी उनके लिए हमेशा समय निकालती थी। वे दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते, पुराने अच्छी बातें याद करते और खूब हंसते। रमाकांत को अब भी कभी कभी रात में बुरे सपने आते थे जिनमें वह अंधेरी कोठरी और कुत्तों का वह गंदा बर्तन दिखाई देता था। लेकिन जब भी उनकी आंख खुलती वह खुद को ऐसे सुरक्षित महल में पाते और उनका सारा डर पल भर में गायब हो जाता था। कुछ महीनों बाद वाराणसी से एक खबर आई कि कैलाश ने सड़क पर भीख मांगते हुए दम तोड़ दिया। उनका शरीर ठंड और कुपोषण से इतना कमजोर हो गया था कि वह मामूली बीमारी भी नहीं झेल पाया। मीना दिमागी तौर पर पागल हो गई थी और शहर की सड़कों पर भटकती रहती थी। राहुल गिनाट करता है, सड़कों पर को किसी देश और मानी थी छोटे मोटे जुर्म में पकड़ा गया था और जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा था। यह खबर सुनकर रमाकांत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई बल्कि एक अजीब सी उदासी छा गई। नियति का न्याय बड़ा ही क्रूर था। अनन्या ने यह खबर सुनी तो वह बिल्कुल खामोश रही। उसने अपने पिता के पास बैठकर कहा कि कर्मों का हिसाब इसी धरती पर होता है। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। जिन लोगों ने आपको भयानक दुख दिया था खुद ही पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमें अब उनके बारे में सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। रमाकांत ने सिर हिलाकर उनकी बात से पूरी सहमति जताई। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन पापियों को अगले जन्म में सद्बुद्धि जरूर मिले। इसके बाद उन्होंने उस काले अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया।
समुद्र की लहरों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रमाकांत अपनी बेटी के साथ बालकनी में खड़े होकर नीले पानी को देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारा समाज बेटों को कुल का दीपक मानता है, लेकिन आज उनकी बेटी ने साबित कर दिया था कि एक बेटी केवल घर की ही नहीं बल्कि पिता के अस्तित्व की भी रक्षक हो सकती है। जो बेटा अपने पिता को सड़क पर छोड़ सकता है, उससे 1000 गुना अच्छी वह बेटी है जो पूरी दुनिया से लड़कर अपने पिता के सम्मान को वापस छीन कर ला सकती है। इस कहानी ने सिद्ध कर दिया है कि इंसानियत और प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और कर्मों के फल से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। कैलाश और उसका परिवार अपने लालच की आग में जलकर हमेशा के लिए राख हो गए, लेकिन रमाकांत और अनन्या ने अपनी सच्चाई और प्रेम की ताकत से अपने लिए एक नया स्वर्ग बसा लिया था। अन्याय की रात चाहे कितनी भी लंबी और भयानक क्यों ना हो, लेकिन न्याय और सच्चाई का सूरज एक ना एक दिन जरूर निकलता है और सारे अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।